प्रारंभ होगा तो उसके बाद से ये सब यात्राएं तो प्रारंभ होंगी। जहाँ तक टिकैत साहब का सवाल है, वो एक बहुत बड़े किसान नेता हैं, बहुत विख्यात हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, मैंने उनका बयान न पढ़ा है न कुछ उस पर टिप्पणी करना बिना समझे बूझे उचित समझता हूँ। जहाँ तक सवाल है कि जब ये पूरे महीने भर, पूरे सावन भर ये एक आस्था है, लोग शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और जो शिव भक्त हैं उनकी भक्ति को देख करके एक सामान्य कोई भी नागरिक देख सकता है कि नंगे पैर और कितनी लंबी लंबी यात्रा करके, और किसी की भी गवर्नमेंट हो वो प्रबंध तो करेगी। एक बड़ी संख्या में लोग जब सड़कों पे आते हैं तो कैसे यातायात भी चले, आम जनता का आवागमन भी हो और शांति व्यवस्था भी बनी रहे। इस दिशा में गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन लाएगी और उसके प्रबंध करेगी। और यदि कोई खास तौर से टिकैत साहब का अगर कोई सुझाव आता है तो उस सुझाव को भी कंसीडर करना चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए। हर विषय को विवादित बना देना मुनासिब नहीं होता है। सांसद जी, इन दिनों योगी जी को बदले जाने की बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये है, गंभीर है। गंभीरता से इस खबर को देखिए। हम देख रहे थे अभी अभिषेक उपाध्याय जी के एक दो समाचार को, और उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग में बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुआ है और तमाम ऐसे रहस्य निकल के आए हैं कि जो देश के सबसे बड़े प्रांत में और सूचना विभाग जैसे जिम्मेदार पद की कमान जिसके हाथ में है, उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप। देश से भागे हुए भगोड़े की, उसकी कमाई, उसका धन, उसकी जो लूट है, उसका पैसा भी आपके फर्म में लग जाए। तमाम ऐसी खबरें जो आई, उन खबरों को देख के स्तब्ध हो जाता है आदमी कि ऐसा भी हो सकता है। अब तो जांच भी शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां। अब देखिए सामने आएगा क्या है। तो बहुत सी खबरें जो उत्तर प्रदेश में एक अजीब तरह का माहौल, आम जनमानस के लिए किसी भी खबर की जानकारी उसका स्रोत आप हैं, और जब सूचना विभाग के संचालन केंद्र का मालिक तमाम तरह के ऐसी अनर्गल खबरें और इस तरह का वो चलाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। हाँ, ये खबर इस वक्त प्रमुखता से चल रही है क्योंकि हमें लगता है कि सूचना विभाग में परिवर्तन हो गया इसलिए चल रही है। अगर सूचना विभाग में परिवर्तन न होता तो ये खबर नहीं चल पाती कि योगी बदले जाने वाले हैं। सांसद जी, इन दिनों अगर बात करें कांग्रेस, तो क्या लगता है कांग्रेस अखिलेश यादव के बगैर यूपी में सीट जीत पाएगी? इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पॉलिसी मैटर पे आप हमसे सवाल न करिए। ये पॉलिसी मैटर है, हमारी पार्टी के नेतृत्व के लोग इस विषय पर उनसे पूछिए, वो बताएंगे और आते रहते हैं समय समय पर उनके बयान वक्तव्य। इसके अलावा अच्छा, इटावा में जो यादव का आवासों के मुद्दे पर अखिलेश यादव जो आक्रोशित हुए थे और उन्होंने योगी सरकार को 3 दिन की चेतावनी भी दी थी, क्या मुसलमानों के मुद्दे पर भी उसी तरह? अब आप ये एक न्यूज एजेंसी को जनता के सरोकार के मुद्दों पर प्रश्न करने के लिए क्यों नहीं दिलचस्पी है भाई? हिंदू मुसलमान यह सत्ताधारी दल के लोग इसी आधार पर अपनी व्यवस्था चला रहे हैं और उसी को बढ़ावा देने के लिए हमारी न्यूज एजेंसियां ऐसा सवाल कर रही हैं। आप जिम्मेदार पत्रकार हो,
उसमें हिंदू मुसलमान की कहां से बात आ जा रही भाई। जहां तक सवाल है कि देश इस भारत को संविधान के रास्ते से चलाया जाएगा या मनुस्मृति से चलाया जाएगा। मैंने ये 2-4 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, अपने देश का संविधान है और संविधान सर्वोपरि है। और ऐसे में इस तरह की कोई घटना, कोई बात हमारे संविधान की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। समझ रहे हैं, ये विभेद करने वाली है और मैं नहीं समझता। मैंने मिसाल दिया था कि महाभारत की पटकथा मासूम रजा राही साहब, चूंकि हमारे ही जनपद के मूल निवासी थे, उन्होंने ही महाभारत की पटकथा लिखी और वो सीरियल सारे विश्व में विख्यात हुआ। हमने ये भी मिसाल दिया था और आप इसका पता कर लीजिएगा, मेरी सूचना आपको, मुझे विश्वास है कि सत्य है और आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि सत्य है। कुंती पुत्र अर्जुन का रोल उस महाभारत के सीरियल में जो निभाने वाले थे वो फिरोज खां थे। तो हमारे देश में ये सब नहीं है। जाति के नाम पर विभेद, धर्म के नाम पर विभेद, समाज को बांटने वाली बातें और चर्चा। अब न्यूज एजेंसियों को ऐसी चिंता क्यों है भाई, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जनता के सरोकार के सवालों को पूछिए, उठाइए। किस तरह से आज महंगाई बढ़ी हुई है, किस तरह से अराजकता फैली हुई है, किस तरह से कानून व्यवस्था की दुर्गति हो गई है, किस प्रकार आज समाज में हर व्यक्ति डरा हुआ और सहमा हुआ है। त्योहार आ रहे, गुजर जा रहे, महंगाई की मार है, कहीं भी उसकी जो खुशियां दिखाई देनी चाहिए थी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में जनता के सरोकार के सवालों को जोड़िए। देश कर्ज के बोझ के नीचे दबा चला गया। 2 लाख करोड़ के लगभग कर्ज भारत पर हो चुका है। मैं कल ही पढ़ रहा था तो मुझे देखने को मिला कि लगभग 4,75,000 रुपया देश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ हो चुका है। हम चिंतित हैं कि अभी हमारी सीमाओं पर जिस तरह की आए दिन गतिविधियां हो रही हैं, झड़प हो रही है, जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना ने एक्शन लिया और उसके बाद एक बहस चल गई पूरे देश में कि हमारे कई फाइटर जेट गिर गए। अरे ये सवाल नहीं उठना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए। सेना के ही अधिकारी ने बयान दिया कि भाई ठीक है नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे मामलों में नुकसान नहीं देखा जाता, लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सटीक जवाब था, लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम सफल रहे हैं। नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक सरकार मुंह बंद करे बैठी है। सेना का ऑफिसर अभी बयान दे दिया उसने कि जो हमारे जेट नुकसान हुए उसकी वजह यह थी कि राजनीतिक जो आदेश था, जो सेना को सरकार का आदेश था, उस आदेश के अनुसार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हम अटैक नहीं करेंगे। तो हमारे हाथ बंधे हुए थे और इस वजह से हमारे जेट नुकसान हुए। सरकार बयान देती है कि हमने अपनी सेना का हाथ खोल दिया। इन सवालों पे बात करिए ना। देश में जनता आज भी चिंतित है कि वो कश्मीर जहां पहलगाम में 4 आतंकवादी घुस के आ गए, वहां कोई सीमा नहीं थी। 250-300 किलोमीटर भारत की सीमा में घुस के आके और एक मशहूर पर्यटन स्थल पर निरीह भारतवासियों के उस हजारों के झुंड में अंधाधुंध गोली चला दी। उनकी सुरक्षा का हमारी सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। एक बार सवाल क्यों नहीं पूछते कि पहलगाम में उस वक्त डीएम कौन था, पहलगाम का उस वक्त एसपी कौन था? क्यों नहीं शर्म आती? वहां के एलजी साहब त्याग पत्र क्यों नहीं देते अपनी इस विफलता के लिए? आज तक एक भी
उनमें से जो उस घटना के लिए दोषी है, जिम्मेदार है, जिन्होंने ये कांड किया, वो सबके सब निकल गए। 250-300 किलोमीटर आ गए, 250-300 किलोमीटर छिप के निकल गए। लाखों सेना हमारी वहां पड़ी हुई है, खोज हो रही है। किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप 30 मार खा हैं? अगर आप उसको पकड़ के लाते मीडिया के सामने, या पकड़ नहीं पाते, उनको मार डालते, उनको उनके गुनाह की सजा दे देते, तब भी संतोष तो होता कि जिन पापियों ने ये पाप किया था उनको उनके पाप की सजा मिली। वहां से प्रशिक्षण दिया गया था, वहां प्रशिक्षण का क्या केंद्र बनाया गया है। चलो ठीक है, आपने उसको ठोक दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक किया, बहुत अच्छा किया, पूरा देश आपके साथ खड़ा था। लेकिन इन सवालों पर हमारी न्यूज एजेंसियां जनता का ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। इन सवालों पे पूछिए, बात करिए, हम बात करें, बताएं। देश में अमन, शांति, भाईचारा जो वातावरण में बिल्कुल जहर घोल दिया गया है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? एक तरफ प्रचार किया जाएगा कि धर्म पूछ के मारा, अब दूसरी तरफ प्रचार होता रहेगा कि जात पूछकर और नाक रगड़वाई और क्या क्या शुद्ध करने के लिए छिड़काव किया गया, कराया गया। क्या है, क्या तमाशा है? और भाजपा के लोग चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाले लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा तो तमाम दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी कैमरे पर दिखाई दे रहा है। बैठ करके काउंटिंग करने वाला अधिकारी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, और सीसीटीवी कैमरे न पकड़ा होता तो उसकी बेईमानी चोरी पकड़ी गई होती। तो ये अजीब स्थिति है। इन सवालों पे बात करिए। आइए, बिहार में चुनाव होने वाला है और नई वोटर लिस्ट तैयार होगी। वाह, चुनाव आयोग के इस बेईमानी के फैसले पर सवाल पूछिए, हम आपका उत्तर देने को तैयार हैं। सांसद जी, इन दिनों जो चंद्रशेखर के साथ जो 2027 के चुनाव में कांग्रेस का क्या गठबंधन होने को मिल रही है? देखिए, ये सब पॉलिसी मैटर है। आप क्यों नहीं पूछते इस सवाल पर कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, उनका सिद्धांत कैसे मेल खाता है संजय निषाद से? संजय निषाद का वक्तव्य आपने ही चलाया है, उठा के देख लो। भगवान राम के लिए कितनी अपमानजनक बात कहते हैं वो, और आप वोट के स्वार्थ में उनको समझौता करते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, बेटे को पार्लियामेंट का टिकट देते हैं, और फिर आप ही के लोग उसको हरा देते हैं। यही स्थिति बाकी सहयोगी दलों के साथ भी है। अब बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार की हालत पतली कर दिया है तो भाजपा का सहयोग और गठबंधन से चुनाव हो रहा, लेकिन देखिएगा क्या हशर होने जा रहा। नीतीश जी को सामने जो उनसे लड़ रहा है उससे भी लड़ना है, और पीछे से भी उनकी पीठ में खंजर घुसाने वाले हैं, उनसे भी लड़ना है। जदयू की तो मट्टी पलीद होने जा रही। कल मैं देख रहा था इंटरव्यू प्रशांत किशोर का, उन्होंने दावा किया कि 25 सीट के नीचे सिमट जाएगी। अब 25 सीट के नीचे अगर जदयू सिमट जा रही है तो अब आप बिहार के बारे में क्या सोच रहे हैं? खटिया गड़ी और बिस्तरा गोल हो चुका है। ओवैसी भी अब जो है बिहार में महात्मा गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं, क्या फायदा होगा? ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। उनको देश की जनता अच्छी तरह से जानती और पहचानती है, उनको पसंद भी करती है, उनको सुनती भी है, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को समझती भी है और सराहती भी है। लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म के सवाल पर इस देश में जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। हर जगह चुनाव लड़ते हैं, बंगाल में नहीं लड़े, बंगाल में लड़े, बिहार में नहीं लड़े, यूपी में नहीं लड़े,
अभी महाराष्ट्र में नहीं लड़े, हर जगह लड़ते हैं, लेकिन जहां उनके लड़ने से एक आम चर्चा हो जाती है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आए हैं। उनका अपना गृह प्रांत, पहले तो एक ही था आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना भी बन गया। वहां कितने सदस्य हैं विधानसभा के? 6 या 7, 7 या 6, 6 या 7। सारी ताकत वहां लगानी चाहिए, कम से कम सरकार बनानी चाहिए। तो वहां बहरहाल मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना कि उनकी काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर उन्हें यह गलतफहमी है कि देश की जनता उन्हें अपना कायद स्वीकार कर लेगी, तो ये संभव नहीं है। सांसद जी, कल जैसे एक दिन पहले अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में अपना नया मकान बनाया, कार्यक्रम भी किया, और उन्हीं के मंच पर एक जो मुस्लिम विधायक है उनके साथ की हो गई। बड़ा सम्मान किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। उनको शाल ओढ़ा करके, अंग वस्त्र दे करके सबसे बुजुर्ग नेता का सम्मान किया, और हमेशा आलम बदी साहब का हम सब लोग सम्मान करते हैं। उम्र में भी बड़े हैं वो, एक फूल के एक बड़े से माले में सब उसमें अपनी गर्दन डाल लें, उसमें वो पीछे की तरफ हो गए होंगे, लेकिन न्यूज एजेंसी को और विपक्षी दलों को यही मजा लेने का एक आधार बन गया। कितना सफल वो कार्यक्रम रहा। अखिलेश यादव ने जो घोषणा कर दी कि यह पीडीए भवन होगा, असली आग तो वहां लग गई। उस पीडीए भवन के बनने से पूरे पूर्वांचल में एक लहर है। ऐसा सफाया होगा ना कि तारा नजर आ जाएगा, दिन में तारा नजर आएगा भाजपा को। बात कर ले, बहस ले। मैंने लोकसभा के चुनाव के पहले भी एक एक सीट की गणना करके बता दिया था। एक सीट मेरी गणना से भिन्न हुई, वो भदोही की सीट थी। पहले ही बता दिया था कि नहीं बचेगी सोनभद्र भी, रॉबर्ट्सगंज की सीट भी, चंदौली की भी, सब हारेगी भाजपा। जौनपुर की भी, मछली शहर की भी, आजमगढ़ की भी, लालगंज की भी, घोसी की भी, बलिया की भी, सलेमपुर की भी, गाजीपुर की, सब हारेगी। कोई मानने को तैयार था? हुआ वही। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तब, उनका चेहरा लगा के होगा तब, या प्रदेश की जनता को ठगने के लिए कुछ देर के लिए योगी जी का चेहरा हटा के अब फिर किसी बैकवर्ड का चेहरा सामने ला के चुनाव लड़ा जाएगा, तब जनता सावधान हो चुकी है। ये 17 में धोखा हो चुका है। 17 में जो बैनर था उस पे केशव मौर्य का चेहरा था, उस पर अमित शाह का चेहरा था, नरेंद्र मोदी का चेहरा था। योगी जी से कहीं कोई छुलाई नहीं थी। योगी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो गोरखपुर से जीत के गए थे। केंद्र की सरकार में कैबिनेट छोड़िए, राज्य मंत्रालय भी नहीं था, किसी संसदीय समिति के चेयरमैन भी नहीं थे, वो किसी संगठन के पद पर भी नहीं थे, वो स्वयं भी अलग पैरेलल अपना एक संगठन चलाते थे। माना जाता था कि भाजपा के लोग जोगी से डरते हैं, इसलिए जोगी को अपना सिंबल गोरखपुर में देते हैं। अगर सिंबल नहीं भी देंगे तो वो जीत जाएगा, और पहले वो जीत चुके थे। बात तो यहां थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आवश्यक गिनती प्राप्त हो गई, तब जोगी जी को एक बैक ला करके शोर हुआ। यूपी में किसी को इस लायक नहीं समझा गया, जिसका चेहरा लगाया गया किसी को इस लायक नहीं समझा गया। एक चर्चा में आए माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, इनका नाम आया, और दूसरा नाम चर्चा में आया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ की पीठ पर संघ का मजबूत हाथ था। जहां तक लोग चर्चा करते हैं और बताते हैं कि संघ प्रमुख स्वयं
उनके नाम पर पूरी तरह कटिबद्ध थे। इसलिए सिन्हा जी की पीठ पर सेंटर के लीडरशिप का हाथ होने के बावजूद भी ये नहीं उसमें सफल हो सके। इनको आइन टाइम पे हटाया, मतलब उससे अलग किया गया। योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई गई, लेकिन घटा ना। अगला चुनाव हुआ 5 साल, डबल इंजन की सरकार 5 साल चली। परिणाम क्या हुआ? जहां 300 से अधिक सीटें थी भाजपा के पास, वहां आ गए 260 पर। यह 45-50 सीट का घाटा हुआ योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का, मोदी के जलवा होने के बावजूद। अब जो 24 में चुनाव हुआ है, अब 24 के चुनाव में तो सारे हिंदुस्तान में किसी तरह से बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस इस लायक रखा कि वो 240 तक पहुंच गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में आधी हो गई। अगर पुरानी गिनती के बराबर होती तो 272 हो गए होते। तो सबसे बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। रोजी रोटी का सवाल, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी संसार में कहीं नहीं होगी जो यहां है। जो लूट ले रहा वो राजा हो जा रहा, और अंधेर है इस समय जिस तरह से चल रहा है। बिहार का चुनाव बीतते बीतते ये 2025 खत्म हो जाएगा, 26 चुनावी वर्ष हो जाएगा। आप देखिएगा, चाहे योगी का चेहरा रख के सामने आए तब, चाहे धोखा देने के लिए जनता को योगी का चेहरा हटा दिया जाए और किसी दूसरे को लाए तब। हमें एक मित्र मिले, वो कहने लगे कि कोई मिसाइल ऐसी भी होती है जो अनगाइडेड होती है। वो जहां से बटन दबाया जाता है कि दूसरी जगह जाए, वो वहीं कभी कभी लौट के हिट कर देती है। हमने पूछा ये क्यों कह रहे हो? उससे कहा कि योगी जी को अगर भारतीय जनता पार्टी के ये लोग समझते हैं तो बड़े आराम से उनके नीचे से कुर्सी खींच लेंगे, तो नाको चना चबवा देंगे। वो योगी है, वो किसी के काबू में आने वाले नहीं है। अब बहरहाल प्रदेश की जनता, देश की जनता इंतजार कर रही है, परिवर्तन चाहती है और आवश्यक हो चुका है परिवर्तन। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जो जीती है समाजवादी पार्टी और 33 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी, उन 33 सीटों और उन 37 सीटों में जब उसको विधानसभा स्तर पर आप देखेंगे तो 268 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा हार गई है। 268 विधानसभा क्षेत्र में। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विधानसभा में जीता हुआ कैंडिडेट और विधानसभा में बैठा है कैबिनेट मंत्री बन करके, विधायक बन करके, और लोकसभा के चुनाव में अपने क्षेत्र से हारा है 10,000 से, 15,000 से, 20,000 से, 25,000 से। आपके जिले में भी ऐसी स्थिति है। तो कितने लोग इस समय बैठे हैं वहां, उसको भूल जाइए। 136 लोग मात्र हैं, 136 ऐसे नेता जो विधायक हैं और अपने क्षेत्र में भी लोकसभा में बढ़त दिलाने में सफल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या 136 के ऊपर सरकार बनेगी? प्रचंड बहुमत से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी। सांसद जी, जो पीडीए का घर बना है आजमगढ़ में, वो मुस्लिम समाज के या मुस्लिम वोटरों को कितना रिझा पाएगी? अब आप छोड़ दीजिए, यहाँ पूर्वांचल में आपको बताने वाले सवाल जो बता रहे हैं, ये सब सवाल करना हो तो चले जाइए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर। आप पूर्वांचल में कहां गणना कर रहे हैं? पहले मुस्लिम वोट की गणना कर लो। सोनभद्र में चले जाइए, 7% वोट है। बलिया में चले जाओ, 8% वोट है। गाजीपुर की गणना कर लो, 10% वोट है।
तो यहां हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान क्या बतियाने लगे भाई? कहिए भाजपा से कि और जिस तरह से आपकी एजेंसी लगता है बहुत पुरानी नई है, यह सवाल यहां नहीं बनता। ये पूछिए कि आजमगढ़ में कितनी विधानसभा है? 10 विधानसभा, और 10 की दसों किसके पास है? और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी और वहां चुनाव हुआ, सारी की सारी सीटें हार गए। गाजीपुर है, 7 विधानसभा है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ, 7 की 7 हार गए। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए वो अब तो समझौते में जयंत चौधरी हम लोगों के साथ आ गए, माननीय ओम प्रकाश जी हमारे साथ आ गए। तो ये लोकसभा ही में न गए थे लोग? दारा सिंह चौहान लोकसभा में उनके साथ थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लोकसभा में उनके साथ थे, माननीय जयंत चौधरी जी लोकसभा में उनके साथ थे, अनुप्रिया पटेल लोकसभा में भी उनके साथ थे, संजय निषाद लोकसभा में भी उनके साथ थे। ये तो सारे लोग उनके साथ रहे हैं और सारे लोगों को आपने निभाया रिश्ता। माननीय ओम प्रकाश जी के बेटे को आपने टिकट दिया, आप ही के लोगों ने हरा दिया। संजय निषाद के बेटे को आपने टिकट दिया, आप ही के लोगों ने हरा दिया। और गाजीपुर का तो इतिहास है, भाजपा टिकट तो दे देती है। प्रभुनाथ चौहान एक बड़ी हस्ती थी गाजीपुर की, प्रभुनाथ चौहान को पार्लियामेंट का टिकट दिया था हमारे ही खिलाफ इसी गाजीपुर में, भाजपा ने वोट नहीं दिया। गाजीपुर लोकसभा से 22,000 वोट पर कमल का निशान सिमट गया, क्योंकि कैंडिडेट बैकवर्ड था और कैंडिडेट एक चौहान था। वोट चाहिए चौहान का, वोट चाहिए राजभर का, वोट चाहिए निषाद का, वोट चाहिए पटेल का, लेकिन ये वोट देंगे ना, ये नहीं देंगे, वोट ले लेंगे। तो अब समाज धीरे धीरे जग गया है। यही तो समाज जग करके आज पीडीए की बात कर रहा है। ये ताकत आई कहां से? लीडरशिप तो नहीं थी साथ, लेकिन लीडरशिप के आवाहन को नजरअंदाज करके पार्लियामेंट के चुनाव में 37 सीटें जीत करके आज राष्ट्र में तीसरा स्थान समाजवादी पार्टी का है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि ये तो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा किला है, वहां पहले से जीती हुई सीटों की आधी सीट बचाना मुश्किल हो गया। अपने न्यूज एजेंसी से कहिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ये राजनीति करने वाले लोगों को सवाल उठाने दीजिए, मंचों से बोलने दीजिए। न्यूज एजेंसियां जब इस पे आ जाती हैं तो अफसोस ये होता है कि हमारे एजेंसियां और न्यूज चैनल ये पार्टी बन गए हैं। इसीलिए लोग गोदी मीडिया, खरीदी मीडिया और क्या क्या कहते हैं।